Hello, good afternoon, students. Today we are going to start Buddhist पीरियड। हमने अपनी पिछली कक्षा में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम। जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध धर्म प्रचारक तथा समाज सुधारक थे, इसलिए बौद्ध दर्शन की शिक्षा में पाठ्यक्रम में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और समाज शास्त्र को विशेष महत्व दिया गया था। बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, संख्या, योग आदि को सम्मिलित किया गया था। इसमें भाषा को भी अधिक महत्व, लिटरेचर को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, जिसमें संस्कृत, पाली, चीनी आदि भाषाएं पाठ्यक्रम में रखी गई थी। पाठ्य विषयों में संस्कृत भाषा, व्याकरण, दर्शन, न्याय तथा पंचशास्त्र आदि मुख्य थे। बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्यक आजीविका के लिए औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों की शिक्षा को भी महत्व दिया गया था। सभी स्तरों की पाठ्यचर्या सभी मठों एवं विहारों में समान थी। बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या जो जितने भी हमारे स्तर थे, आपको पता है हमारे कितने प्रकार के स्तर होते हैं? 2 स्तर, एक प्राथमिक स्तर और एक उच्च स्तर। जो सभी प्रकार के स्तरों की पाठ्यचर्या थी, जो हमें कहाँ पे एजुकेशन लेते थे? मठों में और विहारों में। तो वहाँ का जो पाठ्य स्तर था उसको हमने कितने आधारों पे बांटा? 2 आधारों पे, 2 बेसिस में। तो जो पहला स्तर था वो था स्तरों के आधार पर, दूसरा था उसकी प्रकृति के आधार पर। तो स्तरों के आधार पर तो हम पहले स्तर की बात करते हैं। स्तरों के आधार पर शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था? स्तरों के आधार पर शिक्षा का पाठ्यक्रम आपको पता है हमने 2 स्तरों में बांट दिया था। पहला था प्राथमिक स्तर और दूसरा था उच्च स्तर। तो हम बात करते हैं पहले प्राथमिक स्तर की। प्राथमिक स्तर मीन्स आपको पता है हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा की अवधि कितनी होती है? प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की थी। और प्राथमिक स्तर में क्या होता है? प्राथमिक स्तर में सबसे पहले सिद्धिरस्त नाम की पोथी के द्वारा आपको सबसे पहले जो विद्यार्थी होते हैं उनको 49 अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। उसके बाद भाषा का पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान कराने के साथ साथ कला, कौशल, सामान्य शिक्षा का भी शुभ आरंभ कर दिया जाता था। नाउ अब हम बात करते हैं उच्च स्तर की। उच्च स्तर की शिक्षा की अवधि आपको पता है ना कितने वर्ष की थी? उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की थी। इस अवधि में शिक्षा निम्न प्रकार से होती थी। सबसे पहले छात्रों को क्या क्या ज्ञान करवाया जाता था? छात्रों को व्याकरण, छात्रों को सबसे पहले व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में क्या था? पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा और इन भाषाओं के व्याकरण भी सम्मिलित थे। नाउ ये तो था हमारा पहला स्तर, यानी कि स्तर के आधार पर जो शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होता है, यानी कि प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम कैसा था। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर। जो शिक्षा की प्रकृति है उसके आधार पर हमारा पाठ्यक्रम, करिकुलम कैसा होना चाहिए। इसमें भी हम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग है हमारा कौन सा है? पहला भाग है हमारा लौकिक पाठ्यचर्या और दूसरा है हमारा धार्मिक पाठ्यचर्या। जो हमारा लौकिक पाठ्यचर्या है इसके अंतर्गत हमारा पठन, लेखन, गणित, कला, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा अर्थात कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और वाणिज्य आदि सम्मिलित थे। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरे पाठ्यक्रम की, धार्मिक पाठ्यचर्या। जो धार्मिक पाठ्यचर्या है इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहली है सामान्य छात्रों की पाठ्यचर्या और दूसरी है भिक्षुओं की पाठ्यचर्या। सामान्य छात्रों की जो पाठ्यचर्या होती है उसमें क्या होता है? जो सामान्य छात्र के लिए बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध थी। यानी कि जो सामान्य छात्र थे वो क्या करते थे? वो अपने करिकुलम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म आदि इनका भी अध्ययन करते थे। नाउ अब हम बात करते हैं भिक्षुओं के पाठ्यचर्या की।
भिक्षु की धार्मिक शिक्षा विस्तृत थी। उन्हें बौद्धिक, साहित्यक, त्रिपिटक, सुबंत, विनय और धर्म का अध्ययन करना होता था। और क्या होता था, जो वैदिक काल में जो भिक्षुओं की पाठ्यचर्या थी उसमें क्या था, मठों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होता था। और इसमें जो भिक्षु होते थे वो क्या करते थे, मठों एवं विहारों की संपत्ति का लेखा जोखा भी सीखते थे, कि उसका संपत्ति का जो भी जितना भी लेखा जोखा होता है उसके बारे में भी सीखते थे। ये थे हमारे बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम। यानी कि बौद्धिक शिक्षा प्रणाली को 2 आधारों पर बांटा गया था। करिकुलम के 2 आधार कौन कौन से थे, स्तरों के आधार पर और जो हमारी शिक्षा की जो प्रकृति है उसके आधार पर। स्तरों के आधार पर 2 थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और स्तरों के आधार पर भी कितने थे, और उसकी प्रकृति के आधार पर भी लौकिक और धार्मिक। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बौद्धिक शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियों के बारे में। ये थी हमारी जो हमने अभी पढ़ा वो था हमारा बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियाँ। तो आपको पता होगा बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी। आपको पता है बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अध्यापन विधि प्राय मौखिक थी, यद्यपि लेखन कला का आरंभ हो गया था। प्रश्न उत्तर, व्याख्यान, तर्क तथा वाद विवाद अध्यापन के प्रमुख साधन थे। छात्र विषय वस्तु को कंठस्थ करते थे। इस शिक्षा व्यवस्था में चिंतन, मनन, स्वाध्याय को भी उचित स्थान दिया जाता था। समय समय पर धार्मिक चर्चा, गोष्ठियाँ, परिषद सभा का भी आयोजन किया जाता था। जो प्रमुख विधियाँ थी वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुकरण विधि। पहली कौन सी विधि है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है, अनुकरण विधि सीखने सिखाने की विधि है। ठीक है, अनुकरण विधि कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि सीखने और सिखाने की विधि है। बौद्ध कला में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। भाषा का आरंभ भी इसी विधि के द्वारा हुआ था। अब नाउ दूसरी बात करते हैं प्रश्न उत्तर विधि। यह कैसी विधि है, ये स्वाभाविक विधि है, क्योंकि बच्चे प्रारंभ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है आदि उनकी आदि के प्रश्न पूछते रहते हैं। उन्हें बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते थे। नाउ अब हम तीसरी बात करते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है, शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्य वस्तु की जो भी पाठ्य वस्तु तो उसको विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या करते थे। उसके बाद था वाद विवाद और तर्क विधियाँ। वाद विवाद विधि क्या हुई, वाद विवाद विधि वह विधि हुई जिसमें क्या होता था, जो किसी कोई भी विषय जो भी हमारा विवादप्रद विषय होता था जिसके ऊपर हम शिक्षण करते थे उसके ऊपर क्या होते थे, वाद विवाद होते थे। उसके ऊपर तर्क दिया जाता था, अपने अपने मत दिए जाते थे। मतलब जो अपने मत होते थे उनकी कितने प्रकार से पुष्टि की जाती थी, प्रमाण दिए जाते थे 8 प्रकार से, जैसे सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, सामर्थ्य, वैधर्म्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमन आदि इस तरह से प्रस्तुत किए जाते थे। उसके बाद हम कौन सी विधि के बारे में पढ़ेंगे, सम्मेलन तथा सम्मेलन विधि। सम्मेलन विधि क्या होती है, कॉन्फ्रेंस मेथड। ये कौन से लेवल के लिए अच्छी होती है, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। जो ये सम्मेलन थे, इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते थे और वे व्याख्यान देते थे, शास्त्रार्थ का होता था और छात्र उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते थे और जो भी उनकी शंकाएं थी उनका समाधान करवाते थे। नाउ नेक्स्ट विधि है हमारी प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्रदर्शन, ये तो आपको पता ही होगा, प्रदर्शन मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सरसाइज मेथड। इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, अपने आप से अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, वो कौन सी विधि कहलाती है, स्वाध्याय विधि। अब इसके बाद है लास्ट विधि, वो है देशांतन। देशांतन विधि क्या होती है, देशांतन जो अपने मतलब देशांतन जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ना आपको, देशांतन का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक जगत को जानना
यानी कि जो वास्तविक जगत मतलब अपने देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ को जानना। मतलब इसमें क्या होता था, जो भिक्षु शिक्षा के लिए भिक्षुओं को देशांतरण के अवसर प्रदान किए जाते थे, उन्हें वास्तविक जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे कि मानव समाज की वास्तविक स्थिति क्या है, जानने का अवसर दिया जाता था और धर्म प्रचार व प्रशिक्षण दिया जाता था। ये थे हमारे शिक्षण की विधियाँ। धन्यवाद।